हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीपी 101T। ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्थ केयर के किसी भी कोर्स में ज़रूर ये पढ़ाया जाता है। इसका जो चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कोर्स हो, उसमें ये पढ़ाया ज़रूर जाता है। इसमें हम आज देखने जा रहे हैं, आज हम लोग बेसिक इसका देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद हम डिफिनीशन देखेंगे, फिर स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद से बेसिक लाइफ प्रोसेस और होम्योस्टेसिस और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, तो उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। आप लोग चाहें तो वीडियो रोक के और नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दूँ और आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफिनीशन क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो एनाटॉमी इज द साइंस इन विच वी डील्स स्टडी अबाउट द नॉर्मल स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर, शेप, साइज़ और लोकेशन कि वो कहाँ पे हैं, बॉडी में किस जगह है, उनका देखने में बाहरी ढांचा कैसा है, कितना लॉन्ग है, कितना विड्थ है, ये सब अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। ठीक है। अब देखते हैं हम फिजियोलॉजी क्या है। कि फिजियोलॉजी में कुछ नहीं, फिजियोलॉजी में बस हम उसका फंक्शन देखते हैं। एनाटॉमी में हम उसका पूरा साइज, शेप, लोकेशन देख रहे थे, लेकिन फिजियोलॉजी में हम उसका फंक्शन देखेंगे। अगर कोई ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, तो हार्ट का बाहर से देखने में कैसा है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर ये हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि उसका काम क्या है बॉडी में, हार्ट का काम क्या है, पूरे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना, यही तो हार्ट का काम है। अब हम उसके काम के बारे में देखेंगे तो उसको कहेंगे फिजियोलॉजी। दोस्तों, उम्मीद है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। ठीक, इंट्रोडक्शन हो गया और वो डिफिनीशन भी हो गया। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ HAP, जो सिलेबस में दूसरा टॉपिक है। उसमें है स्कोप ऑफ HAP, मतलब HAP का क्या क्या स्कोप है। अगर हम लोग देखें तो वो है टू नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पता लगा पाएंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हेल्प से। और इसके वजह से एनाटॉमी टू अंडरस्टैंडिंग द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, अगर कोई बीमारी हो रही है तो भी हम पता लगा पाएंगे कि ये फंक्शन था और उसके फंक्शन में थोड़ा सा चेंजमेंट आया है। ठीक, द वेरियस फैक्टर हु अफेक्ट द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन कौन से प्रोसेस प्रभावित हुए हैं ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बढ़िया से जानेंगे तो हमें किसी भी डिजीज़ का पता लगाने में हेल्प होगा, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी हमारे लिए हेल्प होगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर बढ़िया से इसके बारे में पूरा जानकारी रहेगी तो। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे बनी है। एक अच्छा, जब अर्थ का वो प्रोग्रेशन यानी अर्थ का विकास हुआ तो उस टाइम डायरेक्ट तो ह्यूमन बॉडी आ नहीं गई, उसमें जो जो जैसे जैसे बॉडी एक स्मॉल लेवल से यानी एटम लेवल से लेके और पूरे ह्यूमन बॉडी बनने तक
ये एक प्रोसेस चला होगा। तो इस प्रोसेस को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हुआ उसे हम अगर पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जानकारी के लिए है। इसमें मान लीजिए सबसे पहले एटम लेवल था, इस इन्वायरमेंट में एटम्स आए, उसके बाद से मॉलिक्यूल बने, फिर उसके बाद से सेलुलर सेल बने, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ह्यूमन बॉडी बना। ठीक, अब अगर हम देखें तो एटम लेवल इन दिस लेवल द वेरियस लेवल एड टू ईच अदर एंड फार्म अ मॉलिक्यूल। इसमें छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं और मिल के एक मॉलिक्यूल्स बनाते थे, जैसे H2N2O2 ETC। फिर उसके बाद से मॉलिक्यूल्स इन दिस लेवल द वेरियस एटम्स एड टू ईच अदर एंड सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड रिफॉर्म द मॉलिक्यूल्स। इसमें एटम्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स NaCl, CO2, H2O। ठीक है, उसके बाद से सेलुलर लेवल, अब मॉलिक्यूल्स बन गया, मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बने, सेल बने। ठीक, सेल। अब इन दिस लेवल द वेरियस मॉलिक्यूल एड टू ईच अदर एंड रिफॉर्म द सेल ऑर्गन्स। यानी सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब बने। ठीक है, और उसके बाद से आया टिश्यू लेवल में इन दिस लेवल द वेरियस सेल आर एड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, सेल प्लस सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बनता है। तो अब आपस में सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। उसके बाद से मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये बना, ये इधर। उसके बाद से ये आपस में बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे आपस में, तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो ये लेवल क्या कहलाएगा, ऑर्गन लेवल। ये 5वां लेवल हो गया। ठीक है, अब इसमें लेवल समझ में आ गया होगा। सिंगुलर टाइप ऑफ टिश्यू एंड रिफॉर्म ऑर्गन्स, मतलब सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले टिश्यू आपस में मिल के एक ऑर्गन का वो निर्माण करेंगे। ठीक है, ब्रेन ETC, लीवर, किडनी, ब्रेन ETC। फिर उसके बाद से अगला लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इन दिस लेवल द वेरियस ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड एंड रिफॉर्म द ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के, अब जैसे मान लीजिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, CVS, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और बॉडी नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो पूरे एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से बना ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में देखिए कितने सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं। ये मैं आपको नाम बता देता हूँ, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये पूरे स्किन जो है ना, ये इसको इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद से मस्कुलर सिस्टम, पूरे जितने बॉडी में मसल्स हैं उनको मस्कुलर सिस्टम में आएंगे। इंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे वो ग्लैंड्स होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है, उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है पूरे बॉडी का। फिर उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये ब्लड रिलेटेड, वो ब्लड में ही एक सिस्टम होता है, लिम्फ, उसमें लिम्फ नोड होते हैं, वहीं पे ये कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने के पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद से आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद से आता है स्केलेटल सिस्टम, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ढांचा देता है एक बॉडी को। फिर उसके बाद से नर्वस सिस्टम, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, आदमी को क्या करना है, पूरे ह्यूमन बॉडी को ही कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है, ऑक्सीजन को अंदर भेजता है और CO2 को बाहर निकालता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाता है। उसके बाद से यूरिनरी सिस्टम, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पूरा ये छोटा छोटा डिफिनीशन है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या क्या आएंगे। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आप लोग देख रहे होंगे, स्किन आएगा, हेयर आएगा, नेल आएगा,
ये पूरे बाहर का जो है इसको इंटीग्मेंट्री सिस्टम कहते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में पूरे बॉडी का वो बोन्स आएगा, ठीक है। उसके बाद से मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड मूवमेंट अलॉन्ग विद द बोन। बोन के ऊपर मसल्स लगे होते हैं और मसल्स ही मूवमेंट को हेल्प करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट सेंसेशन एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द बॉडी ऑर्गन फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इटीसी। फिर इसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम, दिस सिस्टम कंटेन ऑल द हार्मोन्स सेक्रेटेड इन द बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी को, बॉडी में जितने भी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ये होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ये उसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, ये जितने भी ये सब ग्लैंड हैं ये इसमें आएंगे। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम विच कंट्रोल द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। जो वेस्ट वाटर होते हैं यहाँ ब्लड को प्यूरिफाई करता है किडनी के माध्यम से, जो वेस्टेज निकलता है यूरिया ये सब यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं, और अगर किसी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन एक फैक्टर होता है। इसमें जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो होता है टेस्टिस मेल में, ओवरी, मेमोरी ग्लैंड्स एंड सेक्स हार्मोन्स, ये सभी इसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। इसके साथ हम लोग ये पूरा पढ़ चुके। अब उसके बाद से आता है बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो आदमी अपने जीवन काल में ये जो प्रोसेस फॉलो करता है या अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाता है, तो हर आदमी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन एक समान ही होता है, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन ज़रूरी है, फिर रेस्पिरेशन ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन हम लिए वो पूरे ब्लड सेल तक पहुँचे, एक्सक्रीट हो, जो वेस्टेज है जो हम लोग खाए हुए जो भी हमने भोजन लिया है वो सब एक्सक्रीट आउट हो। फिर इसके बाद से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरे बॉडी का सही से कंट्रोल हो बॉडी पे। जैसे कि अब दिमाग काम ही ना करे तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो कहाँ कंट्रोल कर पाएगा बॉडी को, ये भी हमें ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर ग्रोथ करता है, फिर सेंसिटिविटी यानी बॉडी पे सेंसेशन उसको फील हो, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये एक आदमी अपने पूरे लाइफ में इस सभी से इन सभी प्रोसेस को करके गुजरता है, ठीक है। इन प्रोसेस को करता है अपनी डेली लाइफ में, ठीक। उसके बाद से आता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या होता है? होम्योस्टेटिस बॉडी को कंट्रोल करना, जैसे कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ बॉडी विच ऑल द बॉडी सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी को सही से काम करने के लिए, अब जैसे किडनी है तो वो ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, तो जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह करके हमारी बॉडी हमारे ब्लड लेवल या उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है या वाटर इम्बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। उसके बाद से आता है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये हमारा लास्ट पहले यूनिट का पहले टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे। जैसे कि ये टर्मिनोलॉजी आपको बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पफुल होंगे। जैसे सुपीरियर, टुवार्ड द टॉप, सुपीरियर मतलब टुवार्ड द टॉप ऑफ द बॉडी, बॉडी के सबसे ऊपरी हिस्से को सुपीरियर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता इन्फीरियर, टुवार्ड द बॉटम ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के नीचे। इंटीरियर, टुवार्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी एकदम सामने, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। पोस्टीरियर, टुवार्ड द
बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैक को, मिडिल टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एकदम सेंटर में, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब मिड लाइन से थोड़ा सा दूर, बहुत दूर। इसके बाद से प्रॉक्सिमल, सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट, जहाँ पे अटैचमेंट है ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। डिस्टल, सिचुएटेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट से दूर, ठीक। उसके बाद से हम देखते हैं सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स फार, यहाँ पे फार होगा, और क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस, ऑन ही होगा, बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, इसको सुपरफिशियली कहा जाता है। डीप, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के मतलब बहुत अंदर, यानी किसी के अगर कट लग जाए तो अगर ज़्यादा कटा जाता है तो आदमी कहते हैं कि बहुत डीप कट गया है, ठीक। उसके बाद आता है सैजिटल, इट इज़ द एनाटॉमिकल प्लेन विच इज डिवाइडेड इन द बॉडी इनटू टू हाफ। जैसे बॉडी है, ये मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, बॉडी को बीच से काट देना, ये एक साइड अलग हो गया, एक साइड अलग हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैजिटल, ठीक। कोरोनल क्या होता है, इट इज़ द एनाटॉमिकल प्लेन विच इज बॉडी डिवाइडेड इनटू टू हाफ, यानी अगर बॉडी को ऐसे काटा जाए कि आँख वाला हिस्सा सामने हो जाए और ब्रेन वाला हिस्सा पीछे चला जाए, यानी बीच से काटते काटते आँख और मुंह और नाक पूरा आगे की तरफ आ जाए, पूरे ऐसे नीचे तक चला जाए, यानी अंगूठा, पैर, पंजा सीधा एक सामने है और पीछे का एक साइड हो गया, तो इस टाइप के कट को हम कहते हैं कोरोनल, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट अगला देखेंगे वो अगले वीडियो में, ठीक। थैंक यू।